हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। बच्चों, पिछले वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था साइटोप्लाज्म के बारे में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट सारे ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आज का कुछ इस तरह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि वो सेल का जो हर एक पार्ट होता है, वेदर इट इज़ सेल वॉल, वेदर इट इज़ साइटोप्लाज्म, वो सबको ही सेल ऑर्गेनेल मानते हैं। लेकिन सेल ऑर्गेनेल वही पार्ट होता है जिसके बाहर एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन होगी, राइट, और जो साइटोप्लाज्म में होगा, दूसरी बात, और जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले पार्ट्स होंगे। इसीलिए सेल वॉल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स में नहीं आते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में जो पार्ट्स यहाँ पे आते हैं वो यूजुअली उसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है, यानी कि दे आर एनक्लोज्ड इनसाइड अ पर्टिकुलर मेम्ब्रेन। इसमें 4 सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्गी बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, देन लाइसोसोम्स एंड फाइनली वैक्यूल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, राइट। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात की जाए तो इसका जो नाम दिया था, एंडोप्लाज्मिक नाम ये दिया था पोर्टर एंड थॉमसन ने इन 1945, दोनों ईयर यही थे। अब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर की बात की जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज 3 डायमेंशनल और 3D कॉम्प्लिकेटेड। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, अभी हम बताएंगे किस तरह से। और ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम रहता है कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स का, राइट। और इसके बाहर एक पर्टिकुलर फिक्स्ड मेम्ब्रेन लाइन चैनल होते हैं, पर्टिकुलर एक मेम्ब्रेन होती है, और वो जो चैनल होते हैं पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में रन करते हैं। इसका जो कलरफुल डायग्राम है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें किस तरह से इंटरकनेक्टेड सिस्टम आ रहे होंगे साइटोप्लाज्म के बीच में, राइट। अब अगर कंपोनेंट्स की बात की जाए, किसकी बात की जाए, कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो सबको पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसमें 2 पार्ट्स तो होंगे ही होंगे। सबसे पहली उसकी मेम्ब्रेन, और जो मेम्ब्रेन के अंदर का साइटोप्लाज्म है, राइट। सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज द ल्यूमिनल पार्ट। ल्यूमिनल पार्ट बेसिकली कौन सा है, लेट अस सपोज कि ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके जो अंदर का पार्ट रहेगा दैट विल बी द ल्यूमिनल पार्ट, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर का जो पार्ट रह गया दैट इज द रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट कहा जाएगा। तो अगर टाइप्स की बात की जाए तो आपको पता ही है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज यू ऑल नो 2 तरह के होते हैं। वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों के बीच में जो सबसे बेसिक डिफरेंसेस होते हैं कि एक में राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, दूसरे में राइबोसोम्स एब्सेंट रहते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल्स में देखेंगे। अगर बात की जाए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिनको SER भी कहा जाता है, तो इसमें राइबोसोम्स जो रहते हैं दे आर एब्सेंट। ये आप सबको पता है बिकॉज राइबोसोम्स आर एब्सेंट ऑन द सरफेस ऑन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए इनको ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। ए ग्रैन्युल यानी कि किसी तरह का कोई भी ग्रैन्युलर पार्ट इसके ऊपर नहीं है, कोई भी ग्रैन्युल्स नहीं है। और यूजुअली जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें वेजाइकल्स और ट्यूब्यूल्स ही होते हैं। अभी जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो बताएंगे कि वेजाइकल्स और ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर्स किस तरह के होते हैं। अब याद करिए कि हमने क्या देखा था कि प्लांट सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे वो एक छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते थे, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नहीं थे। इसीलिए वहाँ से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक पार्ट निकलता था जिसको कहा जाता था गोल्गी बॉडीज़। गोल्गी बॉडीज़ का जो छोटा वर्जन होता है, स्मॉल गोल्गी बॉडीज़ को स्फेरोजोम्स कहा जाता था। स्फेरोजोम्स जो होते हैं यूजुअली जो पेरिफेरल पोजीशन पे होते थे। प्लांट सेल को देखिए आप, प्लांट सेल में बड़े ध्यान से देखिए, जो स्फेरोजोम है वो जो स्फेरोजोम स्ट्रक्चर्स हैं वो कहाँ से निकलते थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते थे। इज दैट क्लियर। अब अगर बात की जाए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की,
तो लार्जली बेसिस पे इनका काम होता है टू स्टोर एंड सिंथेसाइज ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन को ये बनाते भी हैं, स्टोर भी करते हैं। उसके बाद फैट्स को और स्टेरोल्स को, बहुत बार ये पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में कि मेन फंक्शन क्या होता है इनका। तो मेन फंक्शन है इन ग्लाइकोजन हो गया, फैट्स हो गया, स्टेरोल्स, इन सबको स्टोर करना। और जो ये सारे के सारे यूजुअली तीनों के तीनों बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये लिवर सेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, एडिपोज सेल्स में जैसे फैट सेल्स होते हैं। उसके बाद जो आंखों के रेटिनल सेल्स होते हैं हमारे, उनमें ये सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो जिस तरह से आपको बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, राइबोसोम्स विल बी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट का निशान है पॉजिटिव, और SENT शॉर्ट फॉर्म में, दैट्स वाई दे आर नोन एज ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर बात की जाए राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक, जैसे ये मान लीजिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसके सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट रहते हैं। अब जिस पर्टिकुलर जगह से ये इसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ पे छोटे छोटे क्या रहते हैं, पोर्स रहते हैं नीचे वाली साइड, राइट। नीचे वाली साइड्स क्या रहते हैं, पोर्स रहते हैं, जहाँ से ये राइबोसोम अटैच्ड है। तो अब जो ये जिस पर्टिकुलर जगह से राइबोसोम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर अटैच है, ये अटैचमेंट होती है एक ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से। किसकी वजह से होती है? ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम है, इसको होल्ड करके रखता है, एंड दैट ग्लाइकोप्रोटीन्स आर नोन एज राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। ठीक, सो ये बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, बहुत बार, कि कौन से वो प्रोटीन्स होते हैं जिसकी वजह से ये बाइंड करते हैं। उसके बाद क्योंकि जो राइबोसोम है उनका मेन काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, इसलिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स का सिंथेसिस होता है। सो एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। ओके, ये बायोमोलिक्यूल्स में डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। सो एग्जांपल्स की अगर बात करूँ तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं, उसके बाद गॉबलेट सेल्स होते हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, हमने अब तो पढ़ लिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था, स्मूथ क्या था, लेकिन अब हम देखते हैं कि बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिससे ये दोनों स्ट्रक्चर्स बने हैं, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। तो जिस तरह से मैंने पहले बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या है, मेम्ब्रेन लाइन चैनल है, यानी कि एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन है इनके बाहर, और इस मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, फ्लूइड और मैट्रिक्स होता है, जिसको एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें बेसिकली तीन फॉर्म्स भी कह सकते हैं, या ये बेसिकली 3 स्ट्रक्चर्स से बनता है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 3 स्ट्रक्चर्स, 3 अलग अलग तरह के इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर नोन एज सिस्टर्ने। तो सिस्टर्ने का यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, तो देखिए अगर बड़े ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो सिस्टर्ने क्या है, ये इंटरकनेक्टेड, ये क्या है, इंटरकनेक्टेड सैक लाइक चैनल्स हैं जो एक दूसरे के एग्जैक्टली क्या होते हैं, पैरेलल रहते हैं एक दूसरे के। देखिए इसके पैरेलल है और ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है, और इनके सरफेस के ऊपर अगर राइबोसोम है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक है, अगर नहीं है तो स्मूथ। और जो इनके बीच का जो नैनो डायमीटर रहता है इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच का, दैट इज नियरली 40 to 50 नैनोमीटर। सो कहने का मतलब क्या है कि दे आर इंटरकनेक्टेड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। उसके बाद जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, दे आर नोन एज वेसिकल्स। सो वेसिकल्स एज यू ऑल नो, ये कैसे होते हैं, दे आर बेसिकली ओवल राउंडेड स्ट्रक्चर्स। ओवल भी हो सकते हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जिनका डायमीटर 25 से 50 नैनोमीटर के बीच का होता है। तो ये सारे के सारे वेसिकल्स ही हैं, और वेसिकल्स को माइक्रोसोम्स भी कहा जाता है। तो ये भी आपको MCQ आ सकता है। अब बात करते हैं ट्यूब्यूल्स की। सो ट्यूब्यूल्स बेसिकली ये भी क्या है, वेसिकल्स या सिस्टर्ने के ही एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि जब वेसिकल्स या सिस्टर्ने में से कोई पार्ट स्टक ऑफ हो जाता है या वेसिकल थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है तो वो ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये कन्वर्ट होता है तो क्या करता है, कुछ ट्यूब लाइक इर्रेगुलर से स्ट्रक्चर्स बनाता है। सो द स्ट्रक्चर कैन बी, अब ट्यूब्यूल इर्रेगुलर भी हो सकता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है, और
अनब्रांच्ड भी हो सकता है, राइट। सो जिस तरह से ये देखिए, ये जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, ये अनब्रांच स्ट्रक्चर है, ये इरेगुलर स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट ये भी इरेगुलर ही समझ लीजिए आप, ठीक है। सो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स रहते हैं। बाकी आप वो डायग्राम्स देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और जो इनके बीच का नैनोमीटर डायमीटर रहता है, दैट इज़ बिटवीन 50 to 100 नैनोमीटर्स। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिलके बनाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो फ्यूचर में जाके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So if I talk about the functions of endoplasmic reticulum, हम तीनों के अलग अलग बेसिस पे फंक्शंस देखेंगे, इनके क्या क्या इनके फंक्शंस रहते हैं, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करेंगे, राइट। तो इसी प्रक्रिया में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो जो सबसे पहला फंक्शन रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि इनका बेसिकली काम क्या होता है, जैसे मैंने बताया प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। सो ये उन सब बायोमोलिक्यूल्स के प्रोसेसेस के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर द मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, फॉर द मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। इज दैट क्लियर? उसके बाद इट एक्ट एज ए बेसिकली साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन कहने का मतलब क्या हुआ कि सेल के बीच में जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं, ये उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये बहुत सारे जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको क्या रखते हैं, दे कीप द ऑर्गेनल्स इन पोजीशन, उनकी पोजीशन को इधर उधर नहीं हिलने देते हैं। उसके बाद सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर विद इन द सेल जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसको बहुत ही तेज़ी से ये करवाने में सक्षम रहते हैं, दैट इज़ द क्विक इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद जो गोल्गी बॉडीज़ बनती थी, हम देखेंगे आगे कि जो गोल्गी बॉडीज़ बनती हैं, तो गोल्गी बॉडीज़ को जो मेम्ब्रेन, जो गोल्गी बॉडीज़ की मेम्ब्रेन होती है, वो किसका पार्ट होते हैं, दे आर ए पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद जो वैक्यूल्स बनते हैं, जो वैक्यूल्स बनते हैं सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के, वो भी किससे बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। उसके बाद लार्ज बेसिस पे अगर बात की जाए तो ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स अब मैं दोनों यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि प्रोटीन बनाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड बनाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो दोनों ही बनाएगा, बेसिकली उसी के स्ट्रक्चर है। उसके बाद बहुत सारे ये एंजाइम्स भी बनाता है। सो इस तरह से लिखिए आप, एंजाइम्स बहुत सारे ये बनाता है, जैसे कि एटीपीएज एंजाइम हो गया, उसके बाद डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हो गया, राइट। उसके बाद फॉस्फेटेजेस एंजाइम्स हो गए। सो सारे एंजाइम्स के हम डेफिनेटली फंक्शंस ज़रूर पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। दूसरे नंबर पे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखिए, आपको काफ़ी डिटेल्स में हम ये चीज़ें बता रहे हैं। तो देखिए बेटा जी, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को साथ में ही लाइक कर दें इसी समय, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी आप हिट कर दें, ठीक। तो चलिए अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। सो सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, अब देखिए इनमें क्या होते थे, राइबोफोरेंस होते थे, ठीक। सो राइबोफोरेंस का काम क्या होता था, फॉर राइबोसोम अटैचमेंट। तो राइबोसोम के अटैचमेंट के लिए ये उनको सरफेस देते हैं, तो ये उनका फंक्शन ही हुआ। उसके बाद दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या करते हैं, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया टू राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम्स के लिए पूरे सेल में जगह ख़त्म हो सकती है, तो ये उनको बेसिकली एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं उनका फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। सो राइबोसोम बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं बाय यूजिंग द मेथड विच इज़ नोन एज ट्रांसलेशन। प्रोटीन फॉर्मेशन जो होता है दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम आरएनए। सो उसके बाद इनका मेन काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ये इनका सबसे मेजर फंक्शन है, ठीक। उसके बाद बहुत सारे
एंजाइम्स के भी ये क्या एक्ट करते हैं, एंजाइम प्रीकर्सर्स। तो प्रीकर्सर कहने का क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे जो एंजाइम्स बनते हैं, सो उन एंजाइम्स की जो बनने की शुरुआत है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, और ये एंजाइम्स सारे के सारे कहाँ पे जाते हैं, एंजाइम्स प्रीकर्सर फॉर विच स्ट्रक्चर्स, लाइसोसोम्स। सो लाइसोसोम्स में क्या होते हैं, कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो सेल को एक्स्ट्रा फॉरेन बॉडीज़ को क्या कर जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। सो वो जो सारे के सारे एंजाइम बनते हैं लाइसोसोम्स में, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये किससे बनते हैं, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं द फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काफ़ी मज़ा आ रहा है आपको पढ़ने में, आई थिंक बहुत सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो सबसे मेन काम क्या है इनका, फैट सिंथेसिस। उसके बाद ग्लाइकोजन को ये बनाते हैं, ग्लाइकोजन को बनाते हैं लिवर सेल्स में। ठीक है, ग्लाइकोजन को बनाते हैं लिवर सेल्स में। उसके बाद एक एसिड है दैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, बड़े सारे स्टेरोल्स बनाते हैं, बड़े सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स का ये फॉर्मेशन करते हैं। सो ये सारे के सारे जो बेसिकली स्ट्रक्चर्स है, ये कहाँ कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं, ओवरी में बनते हैं, और रेटिना में बनते हैं। तो रेटिना में बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है एक विटामिन ए का जो सिंथेसिस होता है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस रहता है। बाकी ये जो एस्कॉर्बिक एसिड, स्टेरोल, स्टेरॉयड हार्मोन्स, ये टेस्टिस यानी कि गोनैड्स में बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में। उसके बाद ये एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज़ दे स्टोर कैल्शियम। सो कैल्शियम क्या होता है, बेसिकली जो हमारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान भी ये क्या करते हैं, कैल्शियम को रिलीज़ करेंगे। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो पूरा का पूरा मैकेनिज़्म है, ये हम पढ़ेंगे डेफिनेटली ह्यूमन फिजियोलॉजी में। उसके बाद जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये क्या बनाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, बेसिकली जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, ये फ्यूचर में जाके क्या बनाते हैं, गोल्गी बॉडीज़। ओके, सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो आई होप आज का वीडियो सेशन आपको काफ़ी इजी लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो वीडियो को लाइक करना है, और किसी तरह का भी कोई डाउट है तो हमें आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और स्टडी मटेरियल के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।